हेलो बच्चों, और कैसे आप सब बढ़िया, मस्त, बिंदास। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्हेनियस इक्वेशन। और इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था एक्टिवेशन एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ, वो भी यार बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आज हम लोग एक नया टॉपिक आर्हेनियस इक्वेशन स्टार्ट करने वाले। तो चलो यार, अब देरी किस बात की, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आप भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और कॉन्सेंट्रेशन के साथ स्टार्ट हो जाओ। हेडिंग डाल दो आर्हेनियस इक्वेशन। इसे आगे से मैं शॉर्ट में AE लिखा करूंगा। ओके, आर्हेनियस इक्वेशन। सबसे पहले तो यार ये इक्वेशन है, तो पहले हम लोग उस इक्वेशन को लिख लेते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन है क्या। तो देखो यार, आर्हेनियस इक्वेशन, हाँ मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ। ये देखो यार, इट एक्चुअली shows the relation between the rate constant and टेम्परेचर। मतलब कि जो आर्हेनियस इक्वेशन है यह हमें एक रिलेशन देता है बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ते हैं। अब बात आती है यार रिलेशन आखिरकार होता क्या है। तो यार रिलेशन देखो यार, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ Ka⁻⁻⁸ यही है आर्हेनियस इक्वेशन। क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन। इसी को आर्हेनियस इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ देख सकते हो रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर T, इस दोनों के बीच में रिलेशन। यहाँ e के पावर में ये पूरा टर्म है -A/RT। ये क्या है मैं लिख देता हूँ यार, हर एक पहले टर्म को, कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। K है रेट कांस्टेंट, ऑलरेडी यार तुम लोग जान रहे हो यार। A को नहीं जानते होगे, A नया टर्म है। अभी हम लोग इसका सिग्निफिकेंस के बारे में भी आएंगे, इसलिए यार घबराना ही नहीं। A को हम लोग कहते हैं आर्हेनियस फैक्टर। इसका यार 3 नाम है और तीनों नाम इसका इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और एक नाम होता है इसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसके बाद यहाँ पे EA क्या हो जाएगा यार, तो बताने की जरूरत नहीं है। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। मैं लिख दे रहा हूँ हर टर्म को फिर भी, एक्टिवेशन एनर्जी। और टेम्परेचर T क्या है? टेम्परेचर। और एक क्या बच गया? R क्या है? गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलो, ये तो हो गया आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग पहले जानते हैं यार ये रिलेशन आया कहाँ से, पहले इस चीज को देख लेते हैं। और इस इक्वेशन में A और जो यहाँ पे e⁻⁻⁸ इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले यार आप लोग इतना लिख लो, उसके बाद मैं अब चलता हूँ ये आर्हेनियस इक्वेशन आया कहाँ से आखिरकार। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहली बात तो यार पहले यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसमें से e⁻⁻⁸ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है यार, ये पहले देख लो। e⁻⁻⁸ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आखिरकार ये। तो ये जो एक्चुअली है ना, ये वैल्यू, ये जो टर्म दिख रहा है, ये टर्म एक्चुअली बतलाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होता है। अब मान ले यार किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 100 मॉलिक्यूल्स, तुम लोग मुझे बताओ क्या 100 में से 100 मॉलिक्यूल्स के पास वो एक्टिवेशन एनर्जी होगा कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना देगा? ऐसा होता है क्या? तो यार जान लो, रियल लाइफ में कभी भी कोई भी चीज आइडियल नहीं होता है। तो उसी तरह से रिएक्शन के लिए भी ये बात सही है। मतलब यदि हम 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 100 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। उसमें सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। इसको यार मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं यार। जैसे मान लो यार तुम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे, मान लो यार 100 स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, मान लो यार 100 स्टूडेंट्स थे। जब स्टार्टिंग में आते हो तो क्या होता है, सबका यार एक जोश जुनून होता है स्टार्टिंग में, मोटिवेशन सबका यार एकदम सर के ऊपर रहता है कि यार हमको जेई करना, हमको जेई करना, हमको नीट करना, हमको नीट करना है। लेकिन जैसे जैसे महीना निकलता जाता है, जैसे जैसे दिन पार होता जाता है, थोड़ा मोटिवेशन डाउन होता रहता है कि यार जेई पहले तो आते यार हमको IIT बॉम्बे चाहिए, फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है कोई भी IIT मिल जाए चल जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है यार IIT में कोई भी ब्रांच मिल जाए तो भी चल जाता है, फिर कुछ देर के बाद IIT छोड़ यार NIT में भी मिल जाए तो अपना
बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ दिन के बाद यार NIT तो छोड़िए, यार कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिल जाना चाहिए। फिर यार कुछ दिन के बाद क्या होता है, जब 12th का एग्जाम क्रॉस आने लगता, अरे यार मेरा यार बोर्ड में अच्छा परसेंटेज बन जाना चाहिए। तो यदि मैं बात करूं कि यार वो कौन से बच्चे हैं जो जेई निकालेंगे, तो जो अपना एनर्जी को मेंटेन करके रखेंगे वही बच्चे फाइनली जेई में सिलेक्शन पाते हैं, वही बच्चे फाइनली नीट में सिलेक्शन पाते हैं। यदि किसी इंस्टेंट पे एनर्जी डाउन कर देता है तो ऐसे में आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो बच्चा जेई और नीट में सिलेक्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो यार सभी का एनर्जी जो है ना, एनर्जी लेवल वो एक जैसा मेंटेन नहीं रह पाता है, और जो मेंटेन करके रख पाता है वो यार उस बैरियर को क्रॉस करके फाइनली सिलेक्शन पा लेता है। तो यही चीज यहाँ रिएक्शन के साथ भी होता है। मतलब ये कि 100 में से मान लो यार 40 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर को क्रॉस कर गया। और तुम्हें पता है यार रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना है ना, तो हमें बस और बस वो ट्रांजिशन स्टेट तक एनर्जी को पहुंचा देना। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है ना, उतना एनर्जी दे देना है, उतना एनर्जी मिल जाता है तो फिर वो प्रोडक्ट अपने आप बना देता है। ये सब चीज तो पता है। तो इसलिए यहाँ पे जो EA/RT ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर का मतलब समझ रहे हो ना, एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली शॉर्ट में लिख दिया मैंने एक्टिव, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को जो क्रॉस कर रहा है। मान लिया टोटल हमने मॉलिक्यूल्स 100 लिया, जिसमें से केवल 40 मॉलिक्यूल्स ही थे जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया। तो ऐसे में e⁻⁻EA/RT का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो कितने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल, यदि 40 माने हुए पार कर रहा है 100 में से, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया? 0.4। तो e⁻⁻EA/RT का वैल्यू 0.4 ले लेंगे। समझ में आ रहा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है e⁻⁻EA/RT? तो ये तो हो गया e⁻⁻EA/RT। अब यहाँ पे एक और टर्म है ए को क्या कहा गया, याद है? ये आरएनएस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये नाम होता है। और ये जो एक्चुअली ए जो यहाँ पे है ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब देखो यार किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए दो कंडीशन का जरूरत होता है। ये हम लोग आगे कॉलिजन थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो कॉलिजन थ्योरी में क्या है कि किसी भी रिएक्टेंट को यदि प्रोडक्ट बनाना है तो दो कंडीशन। पहला कंडीशन तो रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए। जब तक वो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होता है, रिएक्टेंट को नहीं मिलता है, तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो पहला कंडीशन तो यार एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन है ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। मान लो ए और बी दो मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से आ रहा है और ये इधर भाग रहा है। क्या इन दोनों में जो कॉलिजन होगा उस कॉलिजन से ए बी हमें मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। कॉलिजन इफेक्टिव होना चाहिए, और कॉलिजन इफेक्टिव तभी होगा जब इनके बीच का जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर हो। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, वो डायरेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन में। मतलब ए इधर जा रहा है तो बी भी इधर। यहाँ पे क्या है, कॉलिजन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा? यहाँ पे कॉलिजन इफेक्टिव होगा। और यहाँ पे यदि कॉलिजन इफेक्टिव है तो ऐसे केस में यहाँ पे ए और बी प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट बहुत सारे होते हैं ना, तो कुछ तो चलो यार इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं, कुछ इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसे केस में जहां कॉलिजन इफेक्टिव हो रहा है वहीं पे ओनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और ऐसे जो इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो ये जो 40 बताए थे ना, 100 में से केवल 40, तो ये 40 वो है जो एक्टिवेशन एनर्जी को भी पार कर गए, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को, प्लस जो कोलाइड के रिएक्टेंट के बीच, वहां पे उनके बीच का कॉलिजन भी इफेक्टिव था, मतलब वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड किया। तो वही है ये 40, समझ रहे हो? अच्छा यहाँ पे 40 नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है ना। 40 एक्चुअली केवल एनर्जी बैरियर यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी को जो क्रॉस कर रहा था ना वो था 40। अब यदि मैं प्रॉपर ओरिएंटेशन भी ले आऊं तो अब 40 से और कम हो जाएगा। मान लो यार 30 मॉलिक्यूल्स अब हमारे पास बचे, ठीक है, तो वो 30 मॉलिक्यूल्स ही केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और ये जो e⁻⁻EA/RT है ये जस्ट बतला रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, मतलब ये कोलाइड कर, मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे 40 जो प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट डेफिनेटली मैं नहीं कह सकता हूं कि ये प्रोडक्ट बनाएगा ही। हाँ, लेकिन यदि उसका मान लो इस 40 में से 30 मॉलिक्यूल्स ऐसे मिल गए जिनका ओरिएंटेशन प्रॉपर था, यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ वो कोलाइड कर रहे थे तो वो 30 मॉलिक्यूल फिर डेफिनेटली प्रोडक्ट बनेगा। मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है तो ये दो कंडीशन याद रखना, ठीक। तो यार ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, इट टेक्स इनटू अकाउंट। देखो यार इसका सिग्निफिकेंस आता है इसलिए मैं यहाँ पे बतला दिया ये सब चीज। इट
takes into account the proper orientation of reactant molecules, यानी reactant molecules का proper orientation होना भी जरूरी है, ये मतलब है इसका। तो इस तरह से आरएनएस इक्वेशन में ये अलग अलग टर्म का क्या मतलब है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये चीज़ तो यार तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं यार ये रिलेशन आया कैसे, इस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो इसको मैं साइड में ही बता देता हूँ कहीं, ये चीज़ तुम लोग यार नोट कर लेना, मैं मिटा दे रहा हूँ। तो देखो यार यहाँ पे किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing और क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंटली है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है F1 कहते हो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, यानी एनर्जी बैरियर एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना चाहिए। अब यहाँ से एक और चीज, मतलब रेट इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से क्या आ गया e⁻⁻⁸ यहाँ पे e⁻⁻⁸ क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, उसी चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट रेट जो होता है वो क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ k × a⁴n। यदि कोई nth ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इक्वल टू क्या लिखा है, k a⁴n। यहाँ पे यदि मान लो मैं किसी गिवन कॉन्सेंट्रेशन के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखता हूँ, तो रेट क्या हो जाएगा, k के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यदि ऐसा है तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू दिस, तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ k e⁻⁻⁸ और यहीं से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है a⁻⁸ फिलहाल ये सब चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ये काम करनी है, आपको बस डायरेक्ट रिलेशन याद होना चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है a का और e⁻⁸ का ये पता होना चाहिए, ठीक। ये सब नई भी बातें पता है आपको तो चलता है, क्लियर। तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया, यही था आरएनएस इक्वेशन। यहाँ पे एक और सवाल जो छोटा मोटा सवाल पूछा जाता है वो ये कि ए का यूनिट क्या होता है, ए का यूनिट, तो ए का यूनिट क्या हो जाएगा बता सकते हैं? तो देखो यार ए का यूनिट क्या हो जाएगा, जो के का यूनिट होगा। कैसे, e⁻⁻⁸ क्या इसका कोई यूनिट होगा? एक्सपोनेंशियल टर्म का कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है e⁻⁻⁸ ए का यूनिट फिर क्या हो जाएगा ऐसे में, जो के का यूनिट होगा। इसलिए यूनिट ऑफ ए इज सेम एज यूनिट ऑफ के। अब के का यूनिट जिस ऑर्डर के लिए होगा उसका यूनिट हो जाएगा ए, समझ रहे हो। तो बहुत बार ये सब छोटी छोटी बातें पूछ दिया जाता है एग्जाम में, पूछ दिया जाता है कि यार ऑलरेडी पूछा भी गया है, तो इसीलिए यार थोड़ा इसको लाइटली नहीं लेना है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़, जो आरएनएस इक्वेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये आरएनएस इक्वेशन कहाँ वैलिड होता है? तो आरएनएस इक्वेशन देखो यार दो जगह वैलिड नहीं होता है, बाकी सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। फर्स्ट तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, यानी कोई रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो रहा है तो रेडियो एक्टिविटी के केस में ये आरएनएस इक्वेशन नहीं लगता है। और दूसरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये काम नहीं करता। क्यों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट क्या है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट है तो फिर यार उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है रिएक्टेंट से। तो इसीलिए नोट करके लिखना हो तो लिख लो, आरएनएस इक्वेशन इज अप्लाइड, आरएनएस इक्वेशन इज अप्लाइड, इज नॉट अप्लाइड, आरएनएस इक्वेशन इज नॉट अप्लाइड इन रेडियोएक्टिव रिएक्शन या रेडियोएक्टिविटी एंड क्या लिख देंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर मतलब आरएनएस इक्वेशन ये दो जगह वैलिड नहीं होता है, बाकी जगह आप आरएनएस इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक। तो यार आरएनएस इक्वेशन पे बेस्ड यही आपका थ्योरी पार्ट था। इसमें अब हम लोग और कुछ चीज़ सीखेंगे। अभी ये जो रिलेशन अभी आया आरएनएस इक्वेशन, इसको हम और थोड़ा सा लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम लोग इस तरह से तो इसको यूज़ नहीं कर सकते ना। ई के पावर में समथिंग कैलकुलेट कर पाओगे? मान लो यार ई के पावर 5, तो ई का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, नहीं बता सकते। नहीं बता सकते तो फिर इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो यार मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से k इक्वल टू a⁻⁻⁸ यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, पावर हटाना है
पावर को कोफिशिएंट बनाना है, क्या करना होगा, लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ln अप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड। यदि ln अप्लाई कर दूँ मैं दोनों साइड, तो तुम लोग यार क्या करना है, इसको वीडियो पॉज करके यार पहले तुम लोग खुद से कोशिश करना यहाँ पे आगे का डिराइव करने का रिलेशन बिटवीन k एंड t, ठीक है ना। नहीं आएगा तो फिर यार वीडियो प्ले करके देख लेना। फिलहाल ln a इक्वल टू, यहाँ पे दो टर्म दिख रहा है, एक a है और एक ये e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, दो टर्म है। क्या करूँगा, टर्म को स्प्लिट कर दूंगा, ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। नेक्स्ट क्या करना है, लॉ का प्रॉपर्टी यार ऑलरेडी बताया है, ln a माइनस ए बाई आर टी को नीचे ले आओ, ये क्या मिल जाएगा, ln a हो जाएगा ना, माइनस ए बाई आर टी नीचे आ जाएगा। लॉ का प्रॉपर्टी था यार, देख लो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इससे पहले ही बताऊँ, यदि कोई चीज़ पावर में तो पावर आ जाता है कोफिशिएंट में, याद है ना, नहीं भी याद है कोई बात नहीं यार, देख लो मैं फिर से बता दिया हूँ। ln a इक्वल टू ln a, अरे यार यहाँ एक क्यों आ रहा है बार बार, अरे यार बार बार गलती में कर दिया, यहाँ k आएगा, यहाँ पे भी k आएगा और यहाँ पे भी k आएगा, यहाँ पे भी k आएगा, गलती हो जाता है, सबसे होता है। माइनस ए बाई आर टी, और यहाँ पे तुम लोग बता दो यार ln e का वैल्यू क्या हो जाएगा, ln का मतलब क्या होता है, लॉग बेस e, और यदि यहाँ पे भी e लगा दिए, यदि ये दोनों सेम हो जाता है तो ऐसे केस में इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो इसलिए ln e क्या हो चुका, 1। इसका मतलब ln k और टेम्परेचर के बीच, एक्टिवेशन एनर्जी के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, ln k इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी। यदि मुझे इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा मैं, बताओ यार तुम्हें लोग खुद से। तो ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो यार रिलेशन बताया था तुम लोगों को, 2.303 log बेस 10, यानी ln को हम लोग लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10। तो यहाँ पे भी चलो यार ln को 2.303 log बेस 10 में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इक्वल टू अगेन जहाँ जहाँ ln दिख रहा है वहाँ पर 2.303 log बेस 10 लगा दो, a और माइनस ए अपॉन आर टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यार, 2.303 से डिवाइड मार दूँ, यदि 2.303 से डिवाइड मार दूंगा तो देखो यार क्या रिलेशन हमें मिलेगा, log k इक्वल टू log a माइनस में ई ए अपॉन में 2.303 r इंटू टी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया। मतलब यदि कभी रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी एक दूसरे को रिलेट करना हो तो आप ये RNS इक्वेशन याद कर लेना। समझ में आया किस तरह से ये रिलेशन डिराइव किया गया, ये रिलेशन यार इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे वर्सेस log k एंड टेम्प 1/t, ठीक है ना। अलग अलग तरीके के ग्राफ पूछा जाता है, मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ इसके लिए, ठीक। पहले आप लोग यार ये चीज़ नोट कर लो। देखो यार रिलेशन क्या आया था अभी, log k इक्वल टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT। ग्राफ मान लो यार तुम्हें ड्रॉ करने को बोल दिया जाए log k वर्सेस 1/t का ग्राफ, log k वर्सेस 1/t। खुद से यार कोशिश करो, स्लोप क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, बताओ यार तुम लोग खुद से क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यार ग्राफ ड्रॉ करना है तो तरीका क्या है कि जो y एक्सिस में दिख रहा है उसको इक्वेशन में y से रिप्लेस कर दो, जो x एक्सिस में दिख रहा है उसे इक्वेशन में x से रिप्लेस कर दो। मतलब यदि y एक्सिस में यहाँ पे क्या है log k है ना, तो इक्वेशन में जहां जहां log k दिख रहा है उसको y लिखना है, और x एक्सिस में 1/t है तो जहां जहां इक्वेशन में 1/t दिख रहा है उसे क्या करना, x लिख देना है। तो चलो यार देखता हूँ ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है। log k को हमको क्या से रिप्लेस करना है, y से रिप्लेस करना है। मतलब log k जहां दिखेगा उसे वहां y लिख देना है। y एक्सिस में log k है ना, तो y एक्सिस में जो है उसको इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। इक्वल टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 r, 1/t को क्या लिख दूंगा मैं, x लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे 1/t के वर्सेस तो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस तरह से यार y और x में रिलेशन कैसा आ गया, लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन आ गया तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब बात आती है स्ट्रेट लाइन है तो इसका ग्राफ जो होगा वो y mx प्लस c के बराबर होगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट log a है। स्लोप क्या है, तो स्लोप x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो यार, तो माइनस में ये बाई 2.303 r है। इसका मतलब क्या हो गया, को समझ में आया। स्लोप क्या है, नेगेटिव में, मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ कुछ जो ड्रॉ किया जाएगा y इंटरसेप्ट, ये ग्राफ ऐसा आएगा। इसका स्लोप देखा जाए तो माइनस में ये अपॉन 2.303 r, और y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, log a। समझ में आया। तो ये log के ग्राफ तो यदि मान लो यार ln के वर्सेस 1/t का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया होता तो फिर यार देख लेना क्या आता है।
ठीक है ना। तो इस तरह से यार ये ग्राफ पूछा जा सकता है। तो यार इस तरह से log k वर्सेस 1/t ये रिलेशन आपको याद रखना है, प्लस ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। तो यार इस चीज़ को भी थोड़ा आप लोग देख लेना एक बार। अब हम लोग मान लो यार दो डिफरेंट टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं T1 एंड T2। यदि दो डिफरेंट टेम्परेचर ले लिए तो हमें तो ऑलरेडी यार पता है टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होता है। तो यदि टेम्परेचर को चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है तो नए टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट जान लेते हैं। तो चलो यार मान लो कि किसी टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू K1 था, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू K2 था। तो लेट कर लो एट T1 रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो था वो क्या था, रेट कांस्टेंट का वैल्यू K1 एज्यूम कर लो, और एट T2 रेट कांस्टेंट का वैल्यू एज्यूम कर लो क्या, K2। तो अब यार हमें रिलेशन निकालना है K2 K1 T1 एंड T2 के बीच। तो कैसे निकाला जाएगा रिलेशन, तो देखो यार अभी हमारे पास एक रिलेशन मिला था log k इक्वल टू क्या मिला था, log a माइनस ए अपॉन 2.303 r, यही मिला था। यदि मैं T1 की बात करूँ, टेम्परेचर T1 की बात करूँ तो क्या रिलेशन आ जाएगा, T1 पे k का वैल्यू क्या है, K1 है। देखो यार इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ नया चीज़ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बस नया क्या था, ये एक्सप्रेशन आप लोग याद भी कर लेना है, याद रहना चाहिए आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और उसका लॉगरिथमिक फॉर्म ये होता है। दोनों फॉर्म यार याद रखना है। और एक तीसरा फॉर्मूला और डिराइव करने जा रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यार थोड़ी देर में डिराइव होकर आ जाएगा, ए बाई 2.303 आर टी 1, ये इसको इक्वेशन 1 कह दो। फिर इस तरह से यहाँ पे log K2 इक्वल टू log A माइनस ए बाय 2.303 R T2, समझ में आया। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब यार यहाँ से हमें K2 K1 T1 T2 को रिलेट करना कैसे किया जाएगा, कुछ आइडिया, कोई आइडिया है तुम लोगों के पास? मेरे पास तो आइडिया है। देखो यार क्या आइडिया है, मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे यदि मैं 2 - 1 करता हूँ तो देखो यार क्या मिल जाएगा, log K2 माइनस log K1 दिस इक्वल टू व्हाट। तो देखो यार इधर से log 2 - 1 करेंगे तो उड़ गया ए, ये दिस माइनस दिस करेंगे तो ये तो माइनस में रहेगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। 2 - 1 कर रहे हैं ना, तो 2 - 1 तो माइनस और एक माइनस प्लस, मतलब देखना यार यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये बाई 2.303 आर T1 प्लस में हो जाएगा माइनस ये बाय 2.303 आर T2, ये माइनस में ही रहेगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट log a माइनस log b रहा तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a बाई b। बताना है क्या ये सब चीज़, इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स जानते हो और तुम लोग सब लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कॉमन निकल रहा है यार उसको कॉमन निकालो बाहर, अंदर क्या बचा 1 T1 माइनस 1 बाय। तो एक तो यार ये रिलेशन याद रख सकते हो, ये भी यदि टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 का वैल्यू है, तो फिर K2 और K1 T1 T2 के बीच ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक, तो इसको और यदि देखो एक और ये भी लिख सकते हैं, K2 बाई K1 इक्वल टू ये बाय ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 आर, यहाँ क्या बच जाएगा T2 माइनस T1 और नीचे में T1। ठीक, तो ये भी आप लोग फार्मूला कोई दो में से एक याद कर लो जो याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आरएनए सीक्वेंसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट देखना यार, जैसे अभी हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे, ठीक है ना। अब मान लो मैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन को करवा रहा हूँ। यदि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन को करा रहा हूँ तो ऐसे में एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा। तो हमें यार पता है, लास्ट क्लास में बताए थे कि यदि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो ऐसे में क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाता है। और हमें ये भी पता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, डाउन हो जाता है, लोअर हो जाता है। तो इसलिए यदि मान लो पहले k इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे टेम्परेचर स्टार्टिंग का टेम्परेचर मैं T1 मान ले रहा हूँ, या चलो यार टेम्परेचर T रहने देता हूँ। लेकिन अब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहा हूँ तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में k का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रहा है।
समझ में? ए देखो किसी भी रिएक्शन के लिए ए का वैल्यू चेंज नहीं होता। यदि कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है तो फिर उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ए का वैल्यू फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। यदि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जा रहा है तो मैं यहाँ पे के को के कैटलिस्ट लिख रहा हूँ। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ए अपॉन में r इंटू टी। क्लियर है ये चीज? सॉरी यहाँ पे मैं ई डैश कर देता हूँ। ई डैश का मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। कल मैंने बताया था ना यार, ये एक रिलेशन जो मैं ई बाई टी वन इक्वल टू ई डैश बाई टी टू, ये रिलेशन बोला था कि डिराइव करूंगा आरएनएस इक्वेशन पढ़ाने के बाद, तो उसी रिलेशन को मैं डिराइव करने वाला हूँ। तो अब देखो यहाँ पे यदि मैं रेशियो ले लूँ के कैटलिस्ट बाई के, अच्छा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, देख सकते हो यार इस चीज को। यदि मैं देखूँ यहाँ पे के कैटलिस्ट इक्वल टू, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ए बाई में ई ए डैश अपॉन में आर टी। देखो यार जरा ध्यान से देखना, ई ए डैश का वैल्यू क्या हो चुका कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कम या ज्यादा, क्या हो चुका ई ए डैश का वैल्यू, तो ई ए डैश का वैल्यू कम हो चुका है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। नीचे आ जाता ग्राफ, पीक जो पॉइंट था वो नीचे आ जाता, याद है ना? हाँ, तो यार ई ए डैश का वैल्यू कम हो चुका। यदि ये वाला वैल्यू कम हो चुका तो ये तो न्यूमरेटर में, ये यदि कम हो चुका तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो चुका, कम हो चुका। यदि ये पूरा वैल्यू कम हो चुका तो ओवरऑल वैल्यू भी क्या हो चुका, सॉरी यदि ये कम हो चुका तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि बढ़ गया मतलब के रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ गया, और रेट कांस्टेंट बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। बताया था ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। यदि मैं कॉन्सेंट्रेशन, गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे बात कर रहा हूँ, फिक्स रखता हूँ कॉन्सेंट्रेशन को, तो इसलिए यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि के कैटलिस्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब मैं जानना चाहता हूँ यार रिएक्शन कितना टाइम्स हो चुका है, तो यार मैं ये जानना चाहता कि रिएक्शन कितना टाइम्स फास्टर हो जाएगा। तो इसके लिए यार जस्ट रेशियो निकाल लो, के कैटलिस्ट अपॉन के, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा ई का पावर दिस बाय दिस करेंगे ना, तो देखो यार ई का पावर में दिस बाय दिस, तो ये बाय में जाएगा तो ये ई ए माइनस ई ए डैश अपॉन में आ जाएगा आर टी। ये के कैटलिस्ट बाय के क्या है यहाँ पे, ये के कैटलिस्ट बाय के है नंबर ऑफ टाइम्स द रिएक्शन विल बी गेट फास्टर, मतलब रिएक्शन कितने टाइम्स फास्टर हो जाएगा ना, ये हमें ये वाला रेशियो दे देगा के कैटलिस्ट बाय के, या फिर ई टू द पावर ई ए माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी। और ई ए माइनस ई ए डैश का वैल्यू क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी लोअर, मतलब कितने अमाउंट से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया है, वो है ई ए माइनस ई ए डैश का वैल्यू। मतलब समझ रहे हो ना, कल का ग्राफ जो बताए थे, एक ग्राफ ऐसा था, मान लो यार ये थोड़ा नीचे आ गया, और एक ग्राफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऐसा हो जाता था, तो ऐसे में ये जो डिफरेंस आता था ये होता था डेल्टा ई ए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कितने से लोअर हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग नोट करें, कभी यदि मान लो यार ऐसा पूछ दिया जाए कि कितने टाइम्स रिएक्शन फास्टर हो जा रहा है कैटलिस्ट को यूज करने से, तो कैटलिस्ट को यूज करने से कितना टाइम्स फास्टर हो गया, मतलब आपको के कैटलिस्ट बाय के का वैल्यू निकाल लेना, और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। कैसे निकालेंगे यार, चलो जैसा भी हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टाइम्स द रिएक्शन, नंबर ऑफ टाइम्स द रिएक्शन गेट्स फास्टर, कितना टाइम फास्ट हो गया ये चीज़। अब मैं चाहता हूं कि कैटलिस्ट को यूज करने के बाद भी, मैं क्या चाहता हूं कि कैटलिस्ट को यूज करने के बाद भी रेट ऑफ रिएक्शन हमारा सेम रहे, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दोनों में हम चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहे। तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम रखने के लिए हमें इसका वैल्यू क्या करना पड़ेगा, के कैटलिस्ट बाय के का वैल्यू 1, तभी तो के कैटलिस्ट इक्वल टू के हो पाएगा। और यदि ये दोनों इक्वल हो गया के कैटलिस्ट के, तो ऐसे केस में हम क्या बोल देंगे, ऐसे केस में हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या निकल कर आएगा यार, इसी चीज को हमें नेक्स्ट देखना है। तो चलो यार फॉर मैं क्या चाहता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन को सेम करना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि रेट ऑफ रिएक्शन को सेम करना है तो देखो यार के कैटलिस्ट और के तभी बराबर हो पाएगा, ई और ई डैश तो बराबर होगा नहीं, तो इसके लिए हमको टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तुम ही लोग ये बता दो जरा सोचो। पर कल भी यार ये चीज समझाए थे, कैटलिस्ट यदि यूज कर रहे तो रिएक्शन क्या हो चुका, फास्टर हो चुका है। तो हमको यदि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों सेम रखना है तो टेम्परेचर को इधर क्या कर दो, थोड़ा कम कर दो, या फिर जो इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन हो रहा है ना उसका टेम्परेचर को बढ़ा दो। इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट जो रिएक्शन हो रहा है उसका टेम्परेचर को बढ़ा दो, वो भी रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और एक समय आएगा जब ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस वाला जो रिएक्शन है ना उसके बराबर। तो इसके बाद द रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या करना चाहता, इक्वल करना चाहता हूँ दोनों टेम्परेचर। ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, तो द रेट ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट एनी टेम्परेचर T1, एट एनी टेम्परेचर T1, यहाँ पे टेम्परेचर T1 मान लिया जब कैटलिस्ट यूज कर रहे थे तब, ठीक। एट एनी टेम्परेचर T1 may be made equal to may be made equal to the rate of reaction, the rate of reaction at any temperature, at any time, sorry, at any time, the rate of reaction may be made equal to the rate of, अरे यार, हाँ, equal to the rate of reaction in the absence of catalyst, in the absence of catalyst। यहाँ पे जरा समझना, मैं दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल करना चाह रहा हूँ, एक तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और दूसरा कैटलिस्ट के एब्सेंस में, दोनों के रेट को इक्वल करना चाह रहा हूँ। तो रेट को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए टेम्परेचर, हमें जो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है उसका टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए फॉर दिस, बट फॉर दिस we will have to increase the temperature, we will have to increase the temperature। और इस टेम्परेचर को मान लो, let this temperature be, let this increased temperature, let this increased temperature be T2। मतलब T2 कब टेम्परेचर मान रहे, जब कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे थे, और जब कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे तो टेम्परेचर क्या माना था मैंने, T1 माना था। और ऐसे में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो गया, इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, इक्वल। क्यों, रेट इज प्रोपोर्शनल टू K, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू K। यदि K रेट इक्वल कर दिए तो K इक्वल हो जाएगा, और यदि K इक्वल हो गया तो यार चलो अब देखो क्या एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। ये देखो यार, K कैटलिस्ट, और रुको यार मैं लिख देता हूँ, चलो देखना है इधर, K इक्वल टू क्या था, e टू द पावर माइनस ई ए बाय RT। ये इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हमें टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, T2। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर से K इक्वल टू ए, अब यहाँ पे कैटलिस्ट आ गया तो K कैटलिस्ट ए टू द पावर माइनस ई डैश अपॉन में RT1, क्यों, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में टेम्परेचर हमें T1 रखना है। और T2 और T1 में कौन बड़ा है यार, बताने की जरूरत है क्या, नहीं, ऑलरेडी यार बता चुके, T2 टेम्परेचर बड़ा होगा। तो अब हम यहाँ से K कैटलिस्ट बाय K दोनों को इक्वल कर देना है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, हमें दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर, मतलब K का वैल्यू बराबर होना चाहिए। बराबर होने के लिए क्या कर सकता हूँ, ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय में RT2, दिस इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए डैश अपॉन में RT। क्लियर, ऐसे ए कर दिया, दोनों में ई का पावर यहाँ ये है, यहाँ ई का पावर में ये है, क्या हो जाएगा यार बताओ, तो माइनस ई ए बाय में RT1, सॉरी RT2, और यहाँ आ जाएगा माइनस में ई ए डैश अपॉन में RT1। ये माइनस माइनस कट गया, तो इस तरह से एक रिलेशन आ गया, आर भी कट गया, तो रिलेशन क्या आ गया, ई ए बाई T1, ई ए बाई T2 इक्वल टू ई ए डैश बाय T1। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में टेम्परेचर आपको कम रखना है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में टेम्परेचर ज़्यादा रखना है, तो ये याद रखना है। पता चला ई ए बाई T1 कर दिया, ई ए डैश बाई T2। T1 T2 यार क्या है, ध्यान से, ज़्यादा टेम्परेचर होगा इधर, कम टेम्परेचर होगा इधर कैटलिस्ट के साथ। तो यही रिलेशन कल मैंने तुम लोगों को बताया था, इस पर क्वेश्चन भी बेस्ट करवाया था, ठीक। तो इस तरह से आरएनएस इक्वेशन का जो पार्ट था अपना यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। तो ये सारे एप्लीकेशन थे, कॉन्सेप्ट थे आरएनएस इक्वेशन पे। तो अब हम लोग इस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने वाले हैं, आप लोग यार ये सब चीज़ अब नोट कर लो। चलो यार, आरएनएस इक्वेशन पे बेस्ट फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, आपको क्या करना, वीडियो को पॉज करके स्टार्ट हो जाना है। चलो यार जल्दी से यार बनाओ, ये जेई एडवांस मतलब IIT JEE 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यार जो पढ़ाया गया उसी कॉन्सेप्ट से ये सवाल बनेगा। ऐसा नहीं कि यार IIT JEE में आया हुआ हर प्रॉब्लम हार्ड ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस क्वेश्चन को करो यार, उसके बाद समझ में आ जाएगा यार प्रॉब्लम ईजी भी पूछे जाते हैं। सवाल क्या है पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोग स्टार्ट हो जाना। For a first order reaction, FR का तो first order reaction, a gives product, the temperature dependent rate constant was found to follow the equation log K equal to 2000 upon T plus 6। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ गया है आपको। आगे the pre exponential factor A and the
एक्टिवेशन एनर्जी रेस्पेक्टिवली आर। आपको दो चीज निकालना है, एक तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिसका एक और नाम था फ्रीक्वेंसी फैक्टर और नाम था आर्हेनियस फैक्टर। तो यार ये आपको ए कैलकुलेट करना और दूसरा ई ए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना। तो यार ये दो चीज कैलकुलेट करना कोशिश करो यार, ठीक है। मैं इधर स्टार्ट कर देता हूं। लॉग के इक्वल टू ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो अभी हमने आरएनएस इक्वेशन का लॉगरिथमिक फॉर्म भी देखा था, और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है बताया यार बच्चों? लॉग के इक्वल टू क्या होता है? लॉग ए प्लस प्लस नहीं होता यहाँ पे, क्या होता है? माइनस ए अपॉन 2.303 RT। याद है? यही होता है ना। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक तो एक्टिवेशन ए कैलकुलेट करना और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट किया जाए यार? इस दोनों को आप इक्वेट कर दो। ये जो इक्वेशन दी है लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन दिया है ना, तो बस यार ये सवाल में आपको बस और बस यही पहचानना था। अब यदि इतना पहचान लिया तो यार अब मुझे नहीं लगता कि आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत भी है। चलिए देखते हैं आगे कैसे करते हैं। फिर भी सबसे पहले लॉग के बराबर ये जो माइनस ए बाई 2.303 RT है वो किसके बराबर होगा? 2000/T के बराबर होगा। देख लिया। यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस कैसे हो गया? कुछ गड़बड़ है क्या? चलिए यार कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, हो सकता है। मुझे क्या करना है? जो कांस्टेंट टर्म है y इक्वल टू mx प्लस c से यार कंपेयर कर लो, या जस्ट इसको देख लो। यहाँ से मैं डायरेक्ट देख के बोल सकता हूँ कि जो कांस्टेंट टर्म है वो किसके बराबर होगा? log ए दिस इक्वल टू 6 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये log है, बेस 10 है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 का पावर प्लस 6। इसमें तो उम्मीद है यार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान पार्ट था। तो a जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तो ऑप्शन सी डी और ए। ऑप्शन ए सी डी जिंदा है, बी खलास। अब हमें कैलकुलेट करना एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाए? देखो यार, माइनस ए बाई 2.303 RT, 303 RT, और दिस इक्वल टू व्हाट? किसके इक्वल कर दें? 2000/T के इक्वल कर देते हैं। अब यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना? ई का वैल्यू कैलकुलेट करना। यार नेगेटिव में क्यों आ रहा है? रुको यार, क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ। यार यहाँ पे सवाल थोड़ा सही कर लेना। यहाँ पे सवाल है -2000/T होगा, ठीक है ना? थोड़ा सवाल गलत बुक में प्रिंटेड है। यहाँ पे -2000/T होगा। अब सही है। तो यहाँ पे -2000/T करेंगे, ये माइनस माइनस उड़ जाएगा। अब यहाँ से हमें ई का वैल्यू कैलकुलेट, याद रखना है कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी निगेटिव में नहीं आ सकता। मैंने बोला था, नोट करके भी लिखवाया था। चलो यार यहाँ से देख लो, ए इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा? 2.303 R इंटू 2000। अब यहाँ पे बात आती है R का वैल्यू क्या पुट किया जाए? तो हमें किस यूनिट में चाहिए? किलो जूल में चाहिए। तो किलो जूल में कैसे कन्वर्ट किया जाए? एक काम करो, 2.303 है ना, इसको 2.3 लिख देता हूँ। 303 ऑलमोस्ट 2.3 के बराबर ही होगा। 2.3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4.6 ऐसा हो जाएगा ना। अरे यार ये 4600 हो जाएगा। एक पॉइंट हटेगा, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। अब R का वैल्यू मैं 8.314 पुट कर देता हूँ। यदि 8.314 पुट कर रहा हूँ तो ये आंसर किस में देगा? जूल में देगा। किस यूनिट में देगा? जूल में देगा। और यदि हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो बाद में 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो वो प्रोसेस हम बाद में करने वाले हैं। फिलहाल एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू देख लो यार क्या हो जाएगा। तो इसको यार मल्टीप्लाई जस्ट करना है। एक काम करता हूँ, ऑप्शन थोड़ा देख लो यार, दूर दूर या पास पास है। एक ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए, ये तीन ऑप्शन बहुत दूर दूर है। 1638, 9.2 दूर दूर है ना। ऐसे में क्या करो, 8.314 को 8.3 ले लो, और इधर 46 है, जल्द मल्टीप्लाई करो। 6 3 18, 48 और 1 49, 4 3 12, 4 8 32 1 33, 8 11 7 1 8 3, 3818 आ रहा है। ये 3818 आ रहा है। और यहाँ पे 8.3, एक काम करो, 8.3 करके मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे 46 लिए थे ना, तो ये 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा जूल में। यदि किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? अब देखो यार, ये सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो कर रहे हैं ना, जूल्स को किलो जूल में ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सब मत देखना है, मत छापना, ठीक है? ये सब खुद से करके फाइनल आंसर निकालना। 38 यदि ना हो पाए
फंस गए जा रहे हो कहीं तब यार देख लेना, तब अलग बात है, ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है सब चीज़। 2 0 उड़ गया, एक 10 बचा है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 38.18। 38.18 यही हो जाएगा फाइनल आंसर। ऑप्शन दिख रहा है तो देखो 38.18 38.3 अप्रॉक्स में क्या आ गया 38 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। समझ में आया? सवाल में कुछ हार्ड था? ऐसा तो कुछ नया चीज़ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा बेसिक्स मैथमेटिक्स लगाना था। और यदि क्लू देखा जाए तो क्वेश्चन का क्लू ये पकड़ना था, आपको लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन को लिखना था और उसको इससे जस्ट रिलेट कर देना था, कंपेयर कर देना था, और कंपेयर करने के बाद आपको दिख जाएगा लॉग ए का वैल्यू ये होना चाहिए, माइनस ए बाई 2.303 आर टी का वैल्यू ये होना चाहिए। उसके बाद क्या है, सवाल बन गया। ठीक है, तो चलो यार नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलो यार एक और सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखो, फॉर अ रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन है जिसके लिए के का वैल्यू दिया हुआ है। के का वैल्यू क्या दिया है 1.2 × 10⁻³ मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। के का यूनिट भी दिया हुआ है। देखिए बहुत बार क्या होता है, आपको के का यूनिट दे दिया जाता है और आपसे पूछ दिया जाएगा किस ऑर्डर का रिएक्शन है, या जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखा हुआ दिख रहा है, इसी में 4 ऑप्शन में मोर देन 1 करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बना देता, जिसमें से एक ऑप्शन होता है रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। इस तरह का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता था। तो इस तरह के सवाल को कैसे करोगे, तो यार के यूनिट से। ठीक है, आगे मैं इस पे भी आऊँगा। एंड ये एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 2 × 10⁻² किलोजूल पर मोल when t tending to an infinity Arrhenius pre-exponential factor is what? क्या पूछा गया, Arrhenius pre-exponential factor, इसका मतलब क्या निकालना है आपको, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है, ए का वैल्यू आपको बताना है, बस सवाल यहीं पे खत्म। समझे? तो यार सबसे पहले देखो यार, यदि मैं ए का वैल्यू हमें निकालना है, के इक्वल टू क्या होता है ए e⁻⁻ - e/RT, यही होता है ना। तुम लोग यार एक चीज बताए थे, याद है क्या बताए थे, ए का यूनिट क्या होता है। पहले यार वीडियो को पॉज करके यार खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ईजी है। आप देखो यार पहले हमारा काम क्या होता है, यूनिट ऑफ ए क्या होता है, ये तो यार डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो ए का यूनिट और के का यूनिट सेम होगा। इसका मतलब यदि के का यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है, तो ए का भी यूनिट क्या होना चाहिए, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होना चाहिए। कौन कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यार, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में। मतलब मैं आंख बंद करके बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को बना सकता हूं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, देख लिया जस्ट के और ए का यूनिट सेम होता, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने बना दिया। सवाल में कुछ करना था, नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा सवाल बताऊंगा कैसे बनाना होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। हाँ तो देखो यार, इस सवाल को यदि मान लो मुझे सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा यार, चलो देखते हैं। तो टेम्परेचर आपको क्या करना है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब टेम्परेचर आपको इन्फिनिटी पहुंचा देना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तो देखिए यार टेम्परेचर यदि इन्फिनिटी हो जाए, इसका मतलब क्या है, ये अपॉन RT माइनस ये बाय RT है ना, इसको मैं बाय में ले जाऊंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। टेम्परेचर यदि इन्फिनिटी कर दूं तो ये वाला टर्म क्या होगा, ई का पावर में क्या आ जाएगा 0, और यदि ई का पावर में 0 आ गया तो के इक्वल टू क्या बचा ए। इसका मतलब ए का वैल्यू किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया, और के का वैल्यू क्या दिख रहा है 1.2 × 10⁻³ यानी ऑप्शन कौन सा हो गया। अब बताया सवाल कितना इजी था, तो इसलिए टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये सब देख कर डरना नहीं है, सो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे ना, जब प्रॉब्लम को फेस करते हो ना, तब समझ में आता है कि हाँ यार प्रॉब्लम कितना इजी था। बहुत बार प्रॉब्लम देख कर क्या होता है, डर जाते हैं, तो डरना नहीं यार, फेस करना है प्रॉब्लम। क्लियर? हाँ अच्छा, यदि पूछ दिया जाए रिएक्शन किस ऑर्डर का है तो बता सकते हो तुम लोग। तो यार याद रखना, यहाँ पे के का यूनिट क्या है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो तुम लोग यार के का यूनिट बताए थे तुम लोग यार, याद हो तुम, रेट इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है ना। और रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट। अरे यार हाँ, रेट क्या होता है, रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और दिस इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁴ याद है। इसका यूनिट क्या होता है, मोलैरिटी। ये क्या है, टाइम है, तो इसको टाइम इनवर्स को ऊपर में ला सकता हूँ, ये टी मतलब टाइम इनवर्स। ये सब याद रखना यार तुम लोग, ठीक है ना। डायरेक्ट रिजल्ट के यहाँ से क्या हो गया, A⁴ n, या फिर ये कॉन्सेंट्रेशन ये भी है ना, कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी लिखते हैं, तो ये मोलैरिटी क्या आ गया 1 - n × T इनवर्स, यही आ जाएगा ना, के इक्वल टू
के इक्वल टू मोल 1 माइनस एन टी इनवर्स। यदि हम अच्छा मोल को फर्दर क्या, मोलर को क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स का पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स इक्वल टू के। तो यहाँ से क्या आ गया फाइनल, मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और टाइम इनवर्स, ये हो जाएगा k का यूनिट। अब यदि पूछ दिया जाए कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, तो क्या मैं देखकर बता सकता हूँ रिएक्शन को, k का यूनिट को देखकर बता सकता हूँ किस रिएक्शन का ऑर्डर है, बताओ यार। तो यार हाँ बिल्कुल बताया जा सकता है। देखो तो n का वैल्यू क्या पुट करना होगा, मोल का पावर -1 है, इसका मतलब n का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा हमें, जस्ट यार देख के बोल दो n का वैल्यू 2। यदि n का वैल्यू 2 रख दोगे तो देखो यार मोल -1 हो जाएगा और L लीटर में क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, लीटर में 1, और टाइम का इन्वर्स तो सेकंड इन्वर्स दिख रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता था। तो इसीलिए आप लोग 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ये 3 ऑर्डर का यूनिट आप लोग याद रखना, ठीक है ना। आपको एग्जाम में समय बचेगा और देख रहे हो ये सब कहीं कहीं, यदि मान लो याद नहीं रहता तो फिर यदि आपको पास मेथड है, ठीक। तो चलो यार ये सवाल तो हो गया, बहुत ही आसान था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग नोट कर लो जल्दी से इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और ये एक अच्छा सा सवाल है, ठीक है। थोड़ा आपका जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक। क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार, कोशिश करो पहले वीडियो को पॉज करने की, देखो यार, और हो सकता है इस क्वेश्चन में मोर देन 1 करेक्ट आंसर भी सही हो, तो इसलिए थोड़ा सोच कर, थोड़ा संभल कर। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग लॉग के वर्सेस 1/t प्लॉट शोन इन द गिवन डायग्राम। इसमें देखो लॉग के वर्सेस 1/t का प्लॉट दिया गया है, इसमें 2 कर्व है, एक p जो कि लीनियर है, q जो कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व है। 4 ऑप्शन गिवन है, वाला मैं 4 ऑप्शन पहले रीड कर देता हूँ। प्लॉट P shows that EA activation energy is independent of temperature. ऑप्शन B है प्लॉट Q describes the behavior of temperature dependence of EA, that is activation energy. C, Arrhenius behavior is described by P. फोर्थ ऑप्शन है the slope of curve P gives the value of -EA by R. ये 4 ऑप्शन गिवन है। चलो यार अब आप लोग खुद से कोशिश करो, देखो यार सॉल्व होता या नहीं होता है। मैं स्टार्ट हो जाता हूँ इधर, ठीक है, मुझे तो वेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर आपको। चलो यार स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है प्लॉट P shows that EA is independent of temperature। अच्छा सबसे पहले यार, अच्छा चलो यार रहने दो, लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ है। लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसा होता है, यही होता है ना, कुछ गलत नहीं लिखे ना, कुछ गलत नहीं, सब सही है। अब यदि लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ है, यदि 1/t का ग्राफ है तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, कैसा ग्राफ होना चाहिए, लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ है तो ग्राफ लीनियर होना चाहिए, क्योंकि इधर x एक्सिस में 1/t है तो इसको मैं x से रिप्लेस कर दूंगा, लॉग के y एक्सिस में इसे y से रिप्लेस कर दूंगा, दोनों का पावर 1, x का भी पावर यहाँ पे 1, इसका मतलब ग्राफ तो लीनियर होना चाहिए। तो प्लॉट P shows that EA is independent of temperature। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। चलो यार देखते हैं। प्लॉट P का यदि मैं स्लोप देखूं, प्लॉट P क्या लीनियर है और उसका स्लोप क्या आ रहा है, -EA/2.303 R, यही आ रहा है ना, स्लोप यही है, ये है स्लोप। अब तुम लोग यार मुझे बताओ इसका स्लोप का वैल्यू चेंज हो रहा है या फिर कांस्टेंट है, स्लोप का वैल्यू क्या होगा यार, स्लोप चेंज हो रहा है यार, फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू रहेगा एक। तो यार एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, फिक्स रहेगा। स्लोप का मतलब क्या होता है, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे ही तो स्लोप कहते हैं, मतलब उसका tan थीटा। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप किसी भी पॉइंट पे तुम देखो, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं भी देखो, क्या स्लोप चेंज हो रहा है, क्या ये एक्स एक्सिस से डिफरेंट एंगल बना रहा है, नहीं, सेम एंगल बना रहा। और याद भी रखना यार, याद रखने वाले क्या, स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, ठीक। तो इस तरह से यदि ये स्लोप का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, यदि वैल्यू कांस्टेंट है तो तुम मुझे बताओ यार ये क्या टेम्परेचर पे कहीं दिख रहा है, डिपेंड कर रहा है, क्या कहीं दिख रहा है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्या स्लोप चेंज हो रहा है। मान लो यार 1/t टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, 1/t का वैल्यू मान लो बढ़ रहा है, 1/t बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर घट रहा होगा, टेम्परेचर घट रहा है, क्या स्लोप चेंज हो रहा है, नहीं, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये कि एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है।
समझ में आया? मतलब एक्टिवेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ या फॉल्स? ट्रू हुआ। क्यों ट्रू हुआ समझ में आ रहा है ना? फिर से यार समझ लो, नहीं समझ में आ रहा, बहुत अच्छा सवाल है यार, फिर से समझा दे रहा हूं। सबसे पहले यार ये ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन है। यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप जो होगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्लोप होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम स्लोप कहते हैं। तो इसका किसी भी पॉइंट पे तुम यदि स्लोप देखना चाहते हो तो वो सेम आने वाला है। और यहाँ पे स्लोप में क्या देख रहा हूँ, माइनस ये बाई 2.303 आ रहा है। अब तुम यहाँ पे 1/t का वैल्यू, 1/t का वैल्यू को बढ़ाओ या फिर 1/t बढ़ रहा है। यदि 1/t बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। ये चीज समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 1/t इनवर्स में ना, तो 1/t बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। तो क्या टेम्परेचर के घटने या 1/t के बढ़ने से स्लोप चेंज हो रहा है? नहीं, स्लोप तो कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी चेंज ही नहीं हो रहा है। तो तुम टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि अरे एक ऑप्शन सही हो गया आगे बढ़ना है, नहीं, मोर देन वन करेक्ट आंसर है। ऐसे आपको एग्जाम में जेईई एडवांस में ही पूछा जाता है केवल, जिसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन सही होता है। बाकी एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है। अभी अपने को आंसर मार कर खुश नहीं होना है, अभी हैप्पी नहीं होना है। चलो यार देखो ऑप्शन भी क्या है, प्लॉट क्यू डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एक्टिवेशन। यदि मान लो ये एक हाइपोथेटिकल ग्राफ जस्ट बना दिया, मतलब एग्जिस्ट करे ना करे अपन को उससे मतलब नहीं है। मान लो यार प्लॉट क्यू की हम बात करते हैं, तो प्लॉट क्यू डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब क्या कि यदि मैं क्यू को सही मानूं, तो Q को यदि मैं सही मानूं कब, तो ऐसे में क्या Q वाला जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये मैं कैसे बताऊंगा? तो यार देखो, इसके लिए यदि मैं स्लोप देखूंगा तो स्लोप क्या होता है, ये माइनस ये बाई 2.303 R होता है। अब इसके लिए यदि मैं अलग अलग पॉइंट पे यदि चेक करूं स्लोप, तो क्या स्लोप हर पॉइंट पे सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्या बोलूंगा मैं, हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है। यदि हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये बाई 2.303 R का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, और इसका वैल्यू R तो चेंज नहीं हो सकता, R तो गैस कांस्टेंट है। इसका मतलब चेंज क्या हो रहा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ये का वैल्यू चेंज हो रहा होगा, और ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि हाँ यहाँ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे 1/t का वैल्यू बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर घटेगा, वैसे वैसे स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे बोला गया प्लॉट क्यू डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, मतलब प्लॉट क्यू हमें ये बतलाता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स क्या बोलूंगा मैं, स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर? एक बार यार रुको, मैं थोड़ा एक लेता हूँ। हाँ वीडियो चल रहा है। हाँ ऑप्शन सी पे आ जाओ। ऑप्शन सी क्या है, आर्हेनियस बिहेवियर इज डिस्क्राइब्ड बाय पी। अच्छा आर्हेनियस बिहेवियर की बात कर दी गई। अब तो आर्हेनियस बिहेवियर पी या क्यू किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? आर्हेनियस का इक्वेशन हमें पता है क्या होता है। आर्हेनियस का इक्वेशन लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 RT। अब बता दो यार, यदि ये वाला ग्राफ यदि लॉग के वर्सेस 1/t के बीच यदि ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनना चाहिए, कर्व या स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। देख लो यार, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो पी और क्यू में कौन सा ग्राफ सही होगा, आर्हेनियस बिहेवियर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, पी वाला। तो इसलिए आर्हेनियस बिहेवियर इज डिस्क्राइब्ड बाय पी। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ऑप्शन सी भी सही। चलिए लास्ट बाजी ऑप्शन डी पे भी आ जाते हैं। स्लोप ऑफ कर्व पी गिव्स द वैल्यू ऑफ माइनस ए बाय आर। अब इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ कर्व पी, इसका जो स्लोप होगा वो माइनस ए बाय आर का वैल्यू देगा। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जल्दी से बता। स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? जो स्लोप है वो माइनस ए बाई 2.303 R है। 2.303 नहीं लिखा ना, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। हाँ यदि ln k वर्सेस 1/t होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन फिलहाल ऐसा है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए बी एंड सी ऑप्शन। समझ में आया? सवाल अच्छा था, ठीक। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का जरूरत था इसमें, तो चलो यार नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, क्वेश्चन मैं पहले रीड कर देता हूँ। The rate of reaction quadruples when the temperature changes from 300 to 400 Kelvin। टेम्परेचर जब 300 से 400 केल्विन क्या जाता है, रेट कितना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर।
आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्टिवेशन एनर्जी, और आपको ये एज्यूम कर लेना है कि टेम्परेचर के साथ एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो यार इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले आप लोग खुद से सोचो थोड़ा, उसके बाद फिर मैं तो हूँ ही। रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स, देखो यार रेट ऑफ रिएक्शन यदि 4 टाइम्स हो जा रहा है, आर फाइनल जो है वो आर फाइनल क्या हो जा रहा है 4 टाइम्स आर इनिशियल, यही मतलब हुआ ना, रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है। और हम बताए थे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, के बराबर होता, बताए थे ना तुम लोगों को। तो ऐसे में मैं क्या बोलूंगा कि जो के फाइनल जो होगा वो भी 4 टाइम्स के इनिशियल हो जाएगा। यदि मैं के फाइनल को K2 से या के इनिशियल को K1 से रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या एक्सप्रेशन हमें मिल जाए, log K2 by K1 याद करवाए थे ना यार तुम लोग को, डिराइव करवाए थे रिलेशन, याद है कि यदि 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे K1 T1 T2 पे K1 K2 रेट कांस्टेंट, तो रिलेशन क्या होता है देख यार पहले जाके, log K2 by K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बाय 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। अब इसमें क्या करना है, सारा वैल्यू पुट कर दो, log K2 by K1, तो K2 हो गया K फाइनल, और फाइनल के कितना है 4 के, इनिशियल कितना है K, यदि इनिशियल K है तो फाइनल क्या हो जाएगा 4 के, बस यही करना है। तो जब भी आरएनएस इक्वेशन में रेट 4 टाइम्स हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, हाफ हो जाए, 1/4 हो जाए, तो ऐसे में क्या करना है, यदि रिएक्शन डबल हो रहा है रेट कांस्टेंट को भी डबल कर देना है। यदि रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो रहा है तो रेट कांस्टेंट को भी हाफ कर देना। क्यों, क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, यह एज्यूम कर लेना आपको। ठीक है, जब भी आरएनएस इक्वेशन में क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो। हमें निकालना क्या था, एक्टिवेशन, ये तो निकालना है 2.303 R T2 माइनस T1, T2 कितना 400, T1 कितना है 300, 400 माइनस 300 कितना होता है 100, और नीचे T1 इंटू T2 3 इंटू 400 कितना हो जाएगा, तो 312 इंटू 10 का पावर 4, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से के उड़ जाएगा, log 4 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो log 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, और 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो 2 log 2 हो जाएगा, और 2 log 2 तो कहे तो 0.30, दिस इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R। 100 में से काम करो, 2 जीरो इधर से उड़ा दो, तो ये कितना बच जाएगा 1200 बच जाएगा। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है यार। चलो अब तो कुछ बचा नहीं, बस कैलकुलेशन है, या ना भी करो तो तुम लोग यार इतना तो कर ही लोगे, बट फिर भी मैं कर देता हूँ यार। 2 इंटू 0.3 0.6 बचेगा, इंटू 2.303 R, और ऊपर में फिर से 1200 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो यार एक्टिवेशन एनर्जी R के टर्म्स में मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना। 2.303, एक काम करो, इसको 2.303 को 2.3 ही लिखता हूँ मैं, 0.60 को 0.6 लिख सकता, कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 12 1 13, 1.38, इधर 1200 इंटू R, कितना हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये पॉइंट से ये 2 जीरो उड़ जाएगा, क्या आ गया वैल्यू बताओ, 12 8 जा 96, 9, 12 3 जा 36, 9 45, 4, 12 4 16, इतना। अब R का आपको यदि आंसर जूल में चाहिए तो R को 8.314 ले लो, कैलोरी में चाहिए तो 2 ले लो, और लीटर एटीएम में चाहिए तो 0.0821 ले लो। अब आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है, ठीक। तो फिलहाल जो ये का इन टर्म्स ऑफ R जो आंसर आएगा वो 1656 इंटू R आएगा, समझे। तो बस इसमें एक ही नया कॉन्सेप्ट लगा था, क्या रेट ऑफ रिएक्शन को 4 टाइम्स कर दे रहा है। तो अब ये मत सोचना रेट ऑफ रिएक्शन को 4 टाइम्स कर दे रहा है तो हम क्या करें, कुछ नहीं करना यार। रेट ऑफ रिएक्शन को 4 टाइम्स कर रहा है मतलब रेट कांस्टेंट आपका 4 टाइम्स हो गया, बस यही मतलब है इस सवाल में। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बोल यार हाँ। तो अब क्या करना है आप लोग नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग करते हैं इस पे बेस्ट। मैं क्वेश्चन अब नेक्स्ट लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन क्या है पहले मैं रीड करता हूँ। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इज 4.15 किलोजूल पर मोल एंड इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट इट इज 8.3 किलोजूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी 4.15 है और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी 8.3 है। और होना भी चाहिए, कैटलिस्ट के एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। तो प्रेजेंस में 4.15 है, एब्सेंस में 8.3 है। What is the slope of the plot of Allen K versus 1/t in the absence of catalyst? आपको in the absence of catalyst Allen K versus 1/t का जो प्लॉट होगा उसमें स्लोप क्या आएगा वो बताना है आपको।
चलो वीडियो पॉज करो, स्टार्ट हो जाओ, मैं इधर स्टार्ट हो जाता हूँ। सबसे पहले ln k के टर्म में यदि लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ln k इक्वल टू ln a माइनस ये अपॉन RT। 2.303 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब पहला क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 4.15। ठीक, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे 4.15 किलो जूल पर मोल कर देता हूँ। बाकी टेम्परेचर के बारे में कुछ लिखा है, टेम्परेचर के बारे में कोई कमेंट नहीं है, एज इट इज रहने दो। फिर अच्छा यहाँ पे के जो आएगा वो किसके प्रेजेंस में आ रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है ना, ठीक है, इसको भी कुछ मत करो। फिर ln के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a माइनस ए का वैल्यू कितना हो जा रहा है 8.3 बाय में RT, इक्वेशन 2। अब हमें बताना है ln के वर्सेस 1/t का ग्राफ, t के प्लॉट में स्लोप क्या आएगा इसका ये बताना है। तो ln के वर्सेस 1/t स्लोप क्या आ जाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ये वाला है ना, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो 1/t का स्लोप क्या आ जाएगा ln के वर्सेस 1/t का, तो माइनस में 8.3 अपॉन में r, यही आ जाएगा ना। और यदि 8.3 अपॉन r बोला जाए, इसका r का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 8.314 ही तो होता है, 8.314 किलो जूल। अच्छा जूल किलो जूल का लफड़ा है ना, जरा देख लो यार, एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल है, इसका मतलब ये जो एक्चुअली आर दिया हुआ एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल, इसको जूल में लिखेंगे तो 8.3 इंटू 10⁻3, ये गलती हो सकता था जो कि आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे 8.3 इंटू 10⁻3, अब बाय में आर को मैं जूल में, ये भी जूल में हो गया, नीचे वाला भी जूल में हो गया, 8.314 होता है, मैं अप्रॉक्स में ले लिया, क्लियर। तो इस तरह से 8.3 उड़ जाएगा, माइनस साइन भी मत भूलना यार, स्लोप माइनस में आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ से माइनस कितना आ गया 1000, और हमें स्लोप ही तो पूछा गया इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। क्या इस वाले का कोई यूज़ था, कोई यूज़ नहीं था, कोई काम का नहीं थे वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी, बस यही था सवाल। तो चलो यार एक और छोटा सा सवाल जो कि आईटी में आया था, वो क्वेश्चन था के वर्सेस 1/t का ग्राफ क्या होगा ये बताना था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सॉरी के वर्सेस 1/t नहीं, के वर्सेस t का ग्राफ बताना था, के वर्सेस t का ग्राफ। तो मैं 4 ऑप्शन आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ, पहले आप लोग ये चीज़ नोट करना, मैं इसे मिटा देता। देखो यार सवाल यही है, के वर्सेस t का आपको प्लॉट दिया हुआ है, आपको बताना है विच फॉलोज आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। सवाल हार्ड नहीं है, थोड़ा सा सोचो, बस गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। आंसर खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके क्या होगा, आंसर क्या होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, पहला ऑप्शन है के वर्सेस टी का, ठीक, के वर्सेस टी का। तो के वर्सेस टी, पहले आरएनएस इक्वेशन लिख लो, आरएनएस इक्वेशन यही होता है, कोई दिक्कत बच्चों, नो दिक्कत। तो यहां से मैं के इक्वल टू ए बाय में ई का पावर प्लस ई बाय आर टी लिख सकता हूं। अब के वर्सेस टेम्परेचर के बीच रिलेशन है, के वर्सेस 1/t होता तो चलो यार, देखो यार अब मैं यदि लिखना चाहूं तो इसको ऐसा लिखूंगा, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ये अपॉन में आर और इनटू में 1/x। यदि यहां x ऊपर आ जाता तो ये x जनरली y इक्वल टू ए टू द पावर x और माइनस x के नेचर का ग्राफ बन जाता, बट ऐसा है नहीं। अब ये x भी जो है वो 1 में, तो अब कैसे सॉल्व किया जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले देखना टी टेम्परेचर जब 0 होगा तो फिर के का वैल्यू क्या होगा, फिर टेम्परेचर जब इन्फिनिटी होगा तो के का वैल्यू क्या होगा, बस ये 2 चीज चेक कर लो यार, आंसर आ जाएगा। चलो यार देख लो कैसे चेक करते हैं। जब टेम्परेचर इन्फिनिटी हो जाएगा, खुद ही सोचना, R/T है, जब टेम्परेचर 0 होगा, पहले टेम्परेचर 0, यदि टेम्परेचर 0 हो गया तो E/RT का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी। E का पावर इन्फिनिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी। A/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब टेम्परेचर 0 होगा तो आंसर क्या होना चाहिए, के का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो 0 यहाँ दिख रहा है, और तो यार 0 कहीं दिख ही नहीं रहा है, सवाल हो गया खत्म यहीं पे जा। इतना आसान सवाल था। मान लिया चलो हमको पूरा ग्राफ ड्रॉ करना था। अच्छा पहले ये तो बताओ, ग्राफ लीनियर हो सकता है क्या, लीनियर तो कभी हो ही नहीं सकता। लीनियर के लिए के का भी और टी का भी पावर में 1 होना चाहिए था, तभी लीनियर होता। तो लीनियर तो हो ही नहीं सकता यार, ये बच्चा को दिख रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्राफ होगा।
तो अब मान लो यार एक और ऑप्शन रहता है तो नहीं, टी इक्वल टू इन्फिनिटी करके देख लेते क्या वैल्यू आता है। टी यदि इन्फिनिटी हो जाएगा तो ई बाय आर टी का वैल्यू क्या हो गया 0, ई टू दी पावर 0 1, इसका मतलब के का वैल्यू क्या आ गया ए के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, जब टेम्परेचर इन्फिनिटी हो जाता है तो के क्या हो जाएगा, हाँ ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहीं के जब ए पे जाएगा तो उसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, तो यार सवाल में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था और ऑप्शन भी ऐसा दिया गया था यार। फर्स्ट ही चॉइस में यार ऑप्शन तीनों एलिमिनेट हो गया, ए बी एंड डी तीनों, सॉरी बी सी एंड डी तीनों एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन केवल कौन सा बच गया, ऑप्शन ए। ठीक, तो आरएनएस इक्वेशन में बेस्ट यही कुछ प्रॉब्लम्स थे। इसमें बहुत सारे जेई एडवांस जेई मेन में जो क्वेश्चंस आए हुए यार ऑलरेडी मैं यहाँ डिस्कस कर दिया और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस कर लोगे तो यार फिर उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलो यार वीडियो बहुत लंबा हो चुका, तो वीडियो को अब यहाँ पर समाप्त किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।